हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतू सोनी एंड आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर नीट एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अब 5 मई को एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। बेटा बस 15 दिन बच गए हैं, 15 दिन की मेहनत और बस देन फाइनली सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अभी ये वीडियो जो है ये मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत बार जब बच्चे टेस्ट देते हैं और बाद में आके बताते हैं मिस हमसे ये गलती हुई, मिस हम यहाँ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे, तो वो सारे पॉइंट्स जो भी बच्चे आके बताते हैं वो यूजुअली गलती कर देते हैं। वो सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में रखे हैं कि हम लास्ट के 15 डेज़ में क्या करें कि हम हमारा स्कोर जो है उसको मेंटेन कर पाएँ या फिर थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ। तो बेटा जी, पहला पॉइंट तो यही है जो आप सबको भी ऑलरेडी पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा अब सोचेंगे ना अगले 15 दिन में कि मेरा तो स्कोर इतना आने वाला है, मैंने पिछले 2 साल या 3 साल या जितनी भी आपने तैयारी करी है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी है और ये मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, तो ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस बच्चे ने सेल्फ डाउट कर लिया अगले 15 दिन, तो समझिए बेटा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। अगर बाय चांस किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आपका कोई भी कभी भी मान लो रिज़ल्ट कम आ गया बाय चांस, तो उस चीज़ को आप ये मत मान के चलें मेजरिंग स्केल कि भाई मेरे तो मार्क्स कम आ गए, अब फाइनल एग्ज़ाम में कैसे सही आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए, क्योंकि आपने वो टॉपिक पे बहुत काम किया है और इट्स वेरी कॉमन कि हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक अब हो गई हो। हम फाइनल एग्ज़ाम में वो मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको एक तो अपने दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखना है और ये सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही जाने वाला है। तो अपने अंदर एक तो ये कॉन्फिडेंस रखो। दूसरा पॉइंट ये कि नींद प्रॉपर लीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना सारा सिलेबस पड़ा है, अभी रिवाइज नहीं हुआ है, आज मैं नहीं सोऊंगा या आज मैं 2 ही घंटे सोऊंगा, आज ये मैं 3 ही घंटे सोऊंगा। तो आपका ब्रेन बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। और आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नीट एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए ही है। और अगर मान लो तो आप ये 15 दिन इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आपका दिमाग तो पहले ही थक जाएगा ना भाई। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी ही है। तो ये समझ के चलिए कि 6 घंटे मुझे सोना ही है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ेंगे क्या। एक तो कुछ बच्चों के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी बैकलॉग्स होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने जब हम पढ़ा रहे थे तब भी ट्राई किया था, बाद में भी ट्राई करा और वो नहीं हुआ, तो प्लीज़ उसको अब मत करिए, क्योंकि लास्ट के 1 दिन में भी नहीं होगा वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ही करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले बहुत अच्छे से किया था, आपके मार्क्स भी अच्छे आए थे, उसमें कोई डाउट नहीं था, और अब आपको ये लगता है कि इसमें मुझे कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दे दीजिए उसको टाइम। कोई बात नहीं, 1 दिन लग जाएगा ना, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन तो आने वाला है। और अब जो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करे हुए उसके लिए तो एक एक मार्क उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बेटा जी, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है तो अभी उसको नहीं छोड़ना है। आप बैठिए और अपना बैकलॉग कंप्लीट करिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपने ना पहले कभी पढ़ी थी, अब उसको लेके बिल्कुल नहीं बैठना। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। पता चला कहीं से इधर से उसके शॉर्ट नोट्स, इधर से कोई इसके शॉर्ट नोट्स या मैप्स या हैंड बुक्स, कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे आपका लिखा हुआ पढ़ेंगे। आपका लिखा हुआ का मतलब क्या है, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं। हम हमेशा पूरा साल चिल्लाते रहे बेटा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, ये सारे काम आप सब ने करे होंगे। जो मुझसे नहीं पढ़ा है उसने भी किए होंगे, नो डाउट। तो अब लास्ट के इन दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको अपने क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके साथ साथ जो पार्ट हाईलाइट किया था वो रिवाइज करना है। और अगर मान लो आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से किया हुआ है पहले भी, तो आपको अब करने में ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने में आपको लगेगा 1 घंटा, ठीक है। तो आपको 1 घंटा अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको PYQs करने हैं। जैसे ही आप PYQs करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं।
दूसरा, अब आपको सिर्फ उस टॉपिक के 30 क्वेश्चंस करने हैं और वो 30 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होंगे जो पहले आप टेस्ट में दे चुके होंगे। कोई टेस्ट उठा लीजिए पुराना, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी मॉड्यूल या फिर कोई भी ऐसी बुक जिसमें बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस दे रखे हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि अब मैं कोई नई बुक उठा लूँ, कोई फॉरेन ऑथर की बुक उठा ली या इधर उस कोचिंग का मटेरियल उठा लिया इस कोचिंग का। भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपने ट्राई कर रखा है वही क्वेश्चन करना है। नई चीज़ें लेके बैठेंगे, लास्ट मोमेंट पे डाउट आएगा और जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, क्या पढ़ूँ मैं। तो भाई ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कट ऑफ जाने वाली है 600 से ऊपर या 600 के आसपास। तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा चैप्टर होगा कि जिसको मैं ये बोल दूँ कि ये छोड़ दो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको सारे टॉपिक करने ही हैं। बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैम अब की बार हमारी तैयारी इतनी है कि हम 400 से 500 के बीच में मार्क्स लेके आ सकते हैं, या हम कहीं प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो, हर टाइप का स्टूडेंट होता है, ये बात मुझे भी पता है। हर बच्चे के कभी भी मेरे बैच में 600 से ऊपर नहीं आए, हर कैटेगरी का बच्चा है। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरे 400 और 500 के बीच में आ जाए, या स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के अंदर मेरा 120 से ऊपर स्कोर चला जाए। मैं 180 की बात नहीं कर रही हूँ, 180 के लिए तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जस्ट कि 120 से ऊपर मेरा स्कोर आए, तो उसके लिए कि फिजिकल केमिस्ट्री तो आप पूरी करें। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आसानी से हो सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लें, उससे ज़्यादा अब इस इंस्टेंट पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर आप, अच्छा, एक और चैप्टर इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन भी आप करें। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पूरा फिजिकल करना ही है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये लेस इंपॉर्टेंट, ये मोर इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को इक्विलिब्रियम बड़ा ही मुश्किल लगता है, तो आप आयोनिक इक्विलिब्रियम रहने दें, आप सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम करें, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा मेहनत लगती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आके आप आयोनिक के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस कम कर लें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जस्ट मेरा 120 के ऊपर स्कोर आ जाए, तो कम से कम अपना फिजिकल पूरा करें, आयनिक छोड़ सकते हो। और अपना इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री एक ऑप्शन हो सकता है कि आप यू जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग टिप्स पे होना चाहिए पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन, मेजर पार्ट यहीं से आएगा। और रिडॉक्स, अगर इलेक्ट्रो कर ली तो रिडॉक्स तो कर ही ली होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में अब जाओ आप ऑर्गेनिक में, यू जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, दैट्स इट। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने तो सारे चैप्टर्स बता दिए। बेटा, एक चैप्टर को ना करने का तरीका होता है। अब अगर मान लो आपको जस्ट ये है कि 400 से 500 के बीच का स्कोर करना है, तो यू जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी। और जो बच्चा, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है और वो बच्चा AIR 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको पूरा नोट्स रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में पैनिक होना इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस थिंग। तो बेटा, आप इस कंडीशन में अपने पेरेंट्स से बात करें, उनके पास बैठें, उनको बताएं आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। और या अपने टीचर से मिलें, उनसे बात करें कि ऐसा हो रहा है, मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अगर ऐसा और भी कोई आपका डाउट है, आई ट्राइड माई बेस्ट आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी। आपका अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। रिवाइज करते रहें, कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो मुझे बता देना। बाय बाय।